नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट है। आज से पहले ये लाइन इतनी बार कही जा चुकी है कि घिसने लगी थी। महाविकास अघाड़ी सरकार ने जब शपथ भी नहीं ली थी तभी उसके गिरने की खबर आई, जब अचानक अजित पवार के समर्थन के साथ देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी। इसके बाद भी कभी किसी हवाई अड्डे के नाम पर तो कभी पंचायत चुनाव में हार जीत की बात पर खबर आती रही कि मुंबई में सरकार गिरने वाली है, लेकिन हमेशा बात पत्रकारों की गॉसिप और संपादकीय टिप्पणियों तक महदूद रही। पर इस बार महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट वाकई असली है। महाविकास अघाड़ी सरकार के तकरीबन 2 दर्जन विधायक गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के शहर सूरत चले गए हैं और ये टूट महाविकास अघाड़ी की सबसे मजबूत कड़ी माने जाने वाली शिवसेना में हुई है। आज दिन भर लगातार मुंबई और दिल्ली में हलचल होती रही। इस पूरी हलचल का हिसाब लेंगे दिन की बड़ी खबर में, लेकिन शो में सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। अग्निवीर केवल पहले 4 साल रिक्रूटेड जवान होंगे। बाकी लोग जो होंगे जिनका की प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा, वो अनुभवी होंगे। दे विल बी एक्सपीरियंस, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर, एंड दीज अग्निवीर, दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली, विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। उनके दे आर कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग विच इज क्लोज टू द एनार्की। नाउ दीज आर द पर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग, demonstrations, burning the trains and others, not what is the cause. But wherever there is an opportunity, they think that they can emotionalize or mislead the people, or they can have this thing. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी से बहकाया जा सकता है, ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया। अभी आपने जिनको सुना वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल ने आज अग्निपथ योजना से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देते हुए न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत की। दिन का लल्लन टॉप वीडियो इसी इंटरव्यू का एक हिस्सा था। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहें तो लल्लन टॉप पर, उसके YouTube चैनल, फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर, ऐप पर देख सकते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान डोभाल से प्रोटेस्ट से लेकर अग्निपथ के भविष्य से जुड़े कई सवाल किए गए। विरोध प्रदर्शन के सवाल पर जवाब देते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि अभी 2 तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ वे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें चिंता है और चिंता होना स्वाभाविक है, फिर एक दूसरा वर्ग है जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ समाज में टकराव पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही ट्रेन जलाते हैं और पथराव करते हैं। जो लोग भी हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर FIR हो रही है और उनको सेना में भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। ये था दिन का वीडियो। अब गौर करिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का संबंध है देश के सबसे चर्चित मुद्दे अग्निपथ योजना से। आज अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं की एक और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने योजना के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का भी खंडन किया। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो थी, ये कई दिनों से जरूरत थी हमारी। इससे पहले क्या क्या कमिटीज हुई? अरुण सिंह कमेटी हुई 1989 में, कारगिल रिव्यू कमेटी हुई 2000 में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बोला 2001 में, 6th पे कमीशन ने 2006 में, एंड एज लेट एज 2016 शिकाटकर कमेटी में। जो हमारा मेल इन सब कमिटीज का रहा है आप सबके साथ। और इसको आपने, ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है जिसमें बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की जरूरत है, और जो लोग उसको कमांड कर रहे हैं उसको भी एज कम करने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल SK झा ने वायुसेना में अग्निपथ योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि वायुसेना में अब हर भर्ती अग्निपथ योजना के जरिए होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, परीक्षा के सिलेबस और मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा। यह जवाब उन अभ्यर्थियों के लिए था जो वायुसेना की भर्ती परीक्षाओं में किसी स्तर तक पहुंच गए थे, कुछ तो कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे। वायुसेना ने अग्निपथ योजना के लिए अपना पहला नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक 24 जून से
वायुसेना में अग्निवीरों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 5 जुलाई तक चलेगी। इससे पहले 20 जून को थल सेना ने अग्निपथ योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। दूसरी सुर्खी का संबंध है राष्ट्रपति चुनाव से। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल सभी की नजर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर है। इस बीच विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी है। सिन्हा के नाम की आधिकारिक घोषणा कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने की। At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. आज सुबह 10:15 पर यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। इस ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके बाद शुरू हुई विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। अब सिन्हा 27 जून को सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। सिन्हा से पहले शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी चर्चा में आया था, लेकिन तीनों ने अलग अलग वजहों से विपक्ष के ऑफर को ठुकरा दिया था। दर्शक जानते हैं, यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे यशवंत सिन्हा को 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। इसके बजाय उनके बेटे जयंत सिन्हा को हजारीबाग से टिकट दिया था। जयंत सिन्हा चुनाव जीते थे और नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी बने थे, लेकिन यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अप्रैल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था, पर साल 2021 की शुरुआत में अपने फैसले से यू टर्न लिया और टीएमसी का दामन थाम लिया था। यही होती है सियासत। यही यशवंत सिन्हा ट्रेजरी बेंच में बैठा करते थे और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की धज्जियां उड़ाया करते थे। यही यशवंत सिन्हा मनमोहन सरकार को शर्म शेख के मसले पर घेरा करते थे। यही यशवंत सिन्हा यूपीए की नीतियों को भोतरा बताया करते थे। पर सियासत है। अगली सुर्खी, इसमें बात 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस की। आज देश भर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही। कोरोना काल में यह पहला मौका था जब लोगों ने सामूहिक रूप से योग दिवस को मनाया। इससे पहले साल 2020 और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वर्चुअल रूप से मनाया गया था। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में 15,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक मैसूर पैलेस ग्राउंड में संपन्न हुआ। हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। योग दिवस के दिन एक दुखद खबर भी आई। आज मालदीव में भारत की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब स्टेडियम में मौजूद लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे। घटना मालदीव की राजधानी माले के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में हुई और कार्यक्रम में भारतीय दूतावास से जुड़े लोग भी मौजूद थे। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना के बाद मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिस वाले गालुलहू स्टेडियम में हुई इस घटना की जांच कर रहे हैं। मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कानून का सामना करना होगा। मालदीव में लगातार कट्टरपंथियों की जमात बढ़ रही है। भारत के लिए एक फ्रंट था कि मालदीव का एक राजनीतिक तबका चीन के पक्ष में जा रहा था और अब ये दूसरा संकट है जो शुरू हो गया है। ये थी दिन की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। भारत में सरकार सिर्फ चुनाव से ही नहीं बनती, मैनेजमेंट से भी बनती है और उसके लिए जरूरत पड़ती है एक अदद होटल या रिजॉर्ट की। सरकार और रिजॉर्ट और संकट, ये तीन शब्द जब एक वाक्य में आ जाएं
तो दर्शक समझ जाते हैं कि कहानी क्या होने वाली है। बस सूबे का नाम, पार्टियों के नाम, नेताओं के नाम और अंतिम रिजल्ट ये बदलते रहते हैं। आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नाम की इस वेब सीरीज के कई एपिसोड देखे हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि इत्यादि। ताजा एपिसोड एयर हो रहा है महाराष्ट्र से। विधायकों के बाड़ेबंद होने की खबर भले आज आई हो, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की आहट बीते दिनों मिलने लगी थी। 20 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कुल 10 सीटों पर परिषद के सदस्य चुने जाने थे। महाविकास अघाड़ी के 3 दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन्होंने 2-2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और भाजपा ने 5 को, सीट 10, उम्मीदवार 11। शिवसेना के दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत गए। एनसीपी के भी दोनों उम्मीदवार जीत गए, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को द्वितीय वरीयता मतों की जरूरत पड़ गई। बावजूद इसके पार्टी का दलित चेहरा माने जाने वाले चंद्रकांत हंदोरे हार गए। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने 5 उम्मीदवार जिता लिए। जब सारा गणित सामने आया तो मालूम चला कि 106 विधायकों वाली भाजपा को कुल 133 मत मिले थे और इसमें महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टियों से इतर कम से कम 6 वोट महाविकास अघाड़ी के विधायकों के थे, 3 शिवसेना के और 3 कांग्रेस के। इससे पहले 10 जून के रोज भी यही नजारा देखने को मिला था। भाजपा अपने बूते राज्यसभा में 2 उम्मीदवारों को चुनाव जिता सकती थी। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी निर्दलीय और छोटी पार्टियों के समर्थन से 4 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजना चाहती थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो भाजपा के 3 उम्मीदवार जीत गए। शिवसेना का 1 उम्मीदवार जीता और दूसरे संजय पवार को हार का सामना करना पड़ा। तब भाजपा को कुल 123 वोट मिले थे। इसका मतलब पार्टी ने 10 दिनों के भीतर 10 और विधायकों का समर्थन जुटा लिया। 133 इसके पाले में दिख रहे थे विधान परिषद में। आज के घटनाक्रम को इन 2 चुनावों और उसके नतीजों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आपको सारा खेल और उसके पीछे की राजनीति समझ आए, इसके लिए जरूरी है कि आप महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टियों की मौजूदा स्थिति को भी जान लें। भाजपा के 106 विधायक, शिवसेना के 55, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2, एआईएमआईएम के 2, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 और 13 निर्दलीय। 7 पार्टियां ऐसी हैं जिनके 1-1 विधायक हैं। इनके नाम भी जान लीजिए। भाकपा, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, स्वाभिमान पक्ष, राष्ट्रीय समाज पार्टी, जनसुराज्य पार्टी और क्रांतिकारी शेतकारी। फिलहाल 1 सीट खाली है। ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 मेंबर होते हैं। बहुमत का आंकड़ा है 145, लेकिन चूंकि 1 सीट रिक्त है और 2 विधायक फिलहाल जेल में हैं, एनसीपी के 2 मंत्री जेल में हैं, इसलिए सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या है 285। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 143। महाविकास अघाड़ी सरकार के पास अपने 3 घटक दलों में कुल 152 विधायक हैं, या कहें कि थे। इसके अलावा सरकार को कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला हुआ था। पर दर्शक जानते हैं, छोटे दल और निर्दलीय विधायक, इनकी अंतरात्मा की आवाज कभी भी सुर बदल लेती है। अब इन आंकड़ों के संदर्भ में आज दिन भर हुई हलचल को समझते हैं। सुबह सुबह खबर आती है कि शिवसेना के कुछ विधायक सूरत के ली मेरिडियन होटल में हैं और होटल के बाहर गुजरात पुलिस का सख्त पहरा है। पहले बताई गई विधायकों की संख्या 2 दर्जन के लगभग, 24 के लगभग। दोपहर में यह संख्या बढ़कर 35 के ऊपर पहुंच गई कयासों में। शाम तक आते आते 30 का आंकड़ा चलने लगा। बताया गया कि इस 30 की संख्या में महाराष्ट्र कैबिनेट के 3 मंत्री भी हैं। अब इतना तो आप जानते ही हैं कि फौज में जब बगावत होती है तो उसकी कमान एक बागी जनरल के हाथ में होती है। तो शिवसेना में हुई बगावत के जनरल थे, यानी कि थे नहीं, एकनाथ संभाजी शिंदे। अभी लाजमी है कि आप पूछें कि ये एकनाथ शिंदे कौन है, तो ये रहा जवाब। उद्धव कैबिनेट में शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग, 2 अहम मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी और शहर विकास दिए गए। देश के दूसरे सूबों की तरह महाराष्ट्र में भी हर जिले के लिए प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं, जिन्हें पालक मंत्री कहा जाता है। शिंदे ठाणे और गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिंदे एक पुराने शिव सैनिक हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले हैं और अब मुंबई के करीब पड़ने वाले ठाणे जिले में मजबूत पकड़ रखते हैं। शुरुआत शाखा प्रमुख रहते हुए की और फिर पार्षद बने। तब तक ठाणे जिले के दबंग शिव सैनिक आनंद दिघे का हाथ उनके सर पर आ चुका था। 2001 में दिघे की असमय मृत्यु हुई तो पार्टी ने ठाणे की बागडोर एकनाथ शिंदे को दे दी।
शिंदे ठाणे की कोपरी पाचपाखड़ी सीट से 4 बार के विधायक हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। तब उद्धव ठाकरे शिंदे को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले थे, लेकिन दोनों पार्टियों ने नतीजे आने के बाद साथ में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री बन गए। माना जाता है कि 2014 में शिंदे उन शिव सैनिकों में थे, उन नेताओं में थे जो भाजपा के साथ गठबंधन के पक्षधर थे। 2019 में भी एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ सरकार बनाने के पक्षधर थे। शिवसेना ने उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया था और माना जा रहा था कि शिंदे मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर हुआ क्या, याद करिए। 2019 में भाजपा और शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव साथ साथ लड़ा था और महायुति गठबंधन ने शानदार जीत भी दर्ज की थी। सबको यही लगा कि सरकार पहले की तरह चलती रहेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन तभी शिवसेना ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि भाजपा को अपना वादा निभाना चाहिए। ये कौन सा वादा था? शिवसेना की तरफ से दावा किया गया था कि एक बंद कमरे में भाजपा के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने, उस समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, जब नतीजे आए तब वो गृह मंत्री हो चुके थे, वादा किया था कि मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन होगा। 2.5 साल के लिए शिवसेना और भाजपा को मौका मिलेगा। जैसा हमने कहा, यह शिवसेना का दावा था। बंद कमरे में हुई इस बैठक की कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया था और तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान भी नहीं आया था। चुनाव में भी इसका जिक्र नहीं हुआ था। बावजूद इसके शिवसेना जिद पर अड़ी रही, क्योंकि पार्टी के सामने अस्तित्व का प्रश्न था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 2014 के मुकाबले कम सीटें जीती थी, लेकिन केंद्र में उसके हाथ मजबूत हुए थे। इसलिए शिवसेना को यह डर था कि भविष्य में वो एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी। स्ट्राइक रेट में भी बड़ा फर्क था भाजपा और शिवसेना के, और विधायक दलों की संख्या में भी लगभग डबल जैसा फर्क। इसलिए पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन वाली बात को इतना तूल दिया और अंत में धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बात तक कह डाली। यह ऐलान हुआ 22 नवंबर 2019 को। इधर बातचीत से बात नहीं बनी तो भाजपा ने सरकार बनाने की एक कोशिश और की। 23 नवंबर की सुबह, जब पूरा भारत सो रहा था, सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। खबर आई कि भाजपा को अजित पवार के नेतृत्व में बागी एनसीपी विधायकों का समर्थन मिल गया है और अजित पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। लेकिन दोपहर होते होते शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शरद पवार ने कह दिया कि एनसीपी के विधायक लौट आएंगे और अजित को मेरा आशीर्वाद नहीं है। शपथ ग्रहण का मामला देखते देखते सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। 24 नवंबर को सुनवाई हुई और 25 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में 162 विधायकों की, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों की परेड भी करवा दी। अजित पवार के साथ गए ज्यादातर विधायक लौट आए। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फिर आदेश आया कि 27 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस सरकार विश्वास मत हासिल करे। लेकिन इसकी नौबत आई नहीं और देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। यहां से शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार के बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि शरद पवार का कहना था कि गठबंधन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बेहतर काम करेगा। शिंदे ने इस फैसले को एक आदर्श शिव सैनिक की तरह लिया और कैबिनेट में शामिल हो गए। बीते 2.5 साल में जब जब महाराष्ट्र सरकार के सामने कोई संकट आया, तब एकनाथ शिंदे ने उद्धव के दाएं हाथ की तरह काम किया। जब इस पूरे संकट में एकनाथ शिंदे की हालिया संकट में भूमिका पर सवालों की संख्या काफी बड़ी हो गई, तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया मराठी भाषा में। उसका अनुवाद हम आपको बता देते हैं। ट्वीट में लिखा था, हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व की शिक्षा दी। सत्ता के लिए हमने बाला साहब के विचार और धर्मवीर आनंद दिघे की शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया और ना ही भविष्य में करेंगे। एकनाथ शिंदे ने इस ट्वीट के जरिए शिवसेना के उस भावुक कैडर को संबोधित किया था, जिसके लिए बाल ठाकरे एक आइकन है और वफादारी सबसे बड़ा मूल्य। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में 2 लोगों का जिक्र किया। एक है बाल ठाकरे, जिनसे दर्शक पहले से परिचित हैं। हम आपको यहां आनंद दिघे के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। दिघे शिवसेना के बाहुबली नेता माने जाते थे, जिनकी ठाणे जिले में बड़ी पकड़ थी। कहा जाता है कि वो अपना दरबार चलाते थे, जिसमें लोगों की छोटी मोटी शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता था। 2001 में जिस अस्पताल में उनकी हृदयघात से मौत हुई, उसे शिव सैनिकों ने जला दिया था। फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक
शिवसैनिकों के उत्पात के चलते जब लाइफ सपोर्ट मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, तब एक 6 महीने के बच्चे और एक 65 साल के बुजुर्ग की भी जान चली गई थी। शिंदे ने जिस तरह बाल ठाकरे और आनंद दिघे का जिक्र किया, उसने शिवसेना में कुछ समय से चली आ रही असहजता की तरफ भी संकेत किया है। हिंदुत्व सुनते ही आज हमारे दिमाग में भाजपा की तस्वीर आती है, लेकिन बाल ठाकरे के हिंदुत्व में जो उग्रता थी, उसके चलते वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने लगे। उनके बरक्स उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व पॉलिटिकली जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर ज्यादा जोर देता है और भावुकता पर कम। ये चीज और उभर कर आई जब शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। भाजपा ने इस चीज को भांपा भी और पार्टी सरकार बनने के बाद से ही हिंदुत्व की लाइन पर शिवसेना को ललकारती रही, चाहे कोरोना काल में मंदिर खुलवाने की जिद हो या फिर राणा दंपत्ति द्वारा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती। हर बार ये शिव सैनिकों के लिए दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई बनता जा रहा था। यही कारण है कि बाल ठाकरे के बेटे से अलग जाने वाले शिंदे पार्टी कैडर को बाल ठाकरे की ही याद दिला रहे हैं। अब तक हमने इतिहास भूगोल ये बता लिया, अब आपको ये बताते हैं कि 2.5 साल में भाजपा ने दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश किस रणनीति के तहत की। इसके लिए हमने इंडिया टुडे टीवी से जुड़े और लेखक और पत्रकार जो लगातार इस पर लिख रहे हैं, कमलेश सुथार, उनसे बात की। सुथार ने 2019 की घटनाओं को करीब से कवर किया था और वो आज भी मौके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने भाजपा की रणनीति के बारे में क्या बताया। एकनाथ शिंदे के खेमे में ये दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 36 एमएलए हो सकते हैं। अब 36 का आंकड़ा यहाँ पर हम इसलिए हो जाता है कि अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 55 शिवसेना की आज की स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र के विधानसभा में। इसका 2/3 अगर दिया, 2/3 अगर देखा जाए तो 2/3 होता है, 36 के करीब आता है। और वो अगर आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास आ जाता है तो वो अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं जहां उनको एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। अगर वो आंकड़ा एक बार जुट जाए तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब एकनाथ शिंदे को अलग ग्रुप बनाना है, सरकार से बाहर पड़ना है, सरकार का समर्थन हटाना है, जो भी उनको करना होगा वो उसके बाद होगा। जब तक इन आंकड़ों के बारे में बीजेपी को इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, इसका कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक आगे नहीं जाना। अब ये क्यों करना नहीं है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी एक बार ये कर चुकी है खेल 2019 में अजीत पवार के साथ में। अजीत पवार का दावा था कि पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक उनके साथ में आएंगे, वैसा हुआ नहीं। उससे उल्टा जो विधायक अजीत पवार के साथ में आए थे उन्होंने भी घर वापसी कर ली। शरद पवार ने जब पूरा माजरा अपने हाथ में ले लिया तो सारे विधायक उनके पास चले गए, अजीत पवार अकेले रह गए थे आखिर में। वैसा कच्चा खेल इस बार बीजेपी को नहीं खेलना है और इसलिए उन्होंने बड़ी मछली शायद उनके पास में है। एकनाथ शिंदे पार्टी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनके पास अगर ये आंकड़े आ जाते हैं तो इसके बाद में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग फॉर द किल, उसके बाद में वो कदम उठा सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच ही बीजेपी का होगा। दर्शक जानते हैं कि 2019 में एनसीपी विधायकों को वापस लाने में शरद पवार की बड़ी भूमिका थी। इस बार ये काम उद्धव ठाकरे को करना है। क्या उद्धव भी शरद की तरह अपने कुनबे को दोबारा समेट सकते हैं? इस पर आप ये टिप्पणी सुनिए। बगावत दो चीजों को लेकर है, एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर है, एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ है और एक ऐसी सरकार के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी को अलग रखने के लिए 3 अलग अलग विचारधाराओं की सरकार बनी थी। इन सभी मुद्दों को लेकर अब उद्धव ठाकरे को पार्टी की बगावत रोकनी है, पार्टी में और ज्यादा नुकसान ना हो, उनके नेतृत्व को लेकर फिर से कोई सवाल खड़ा ना करे। ये उनका सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। दूसरी तरफ पार्टी की सरकार को बचाना है, क्योंकि इस बार सरकार गिर रही है शिवसेना की वजह से। इस बार शरद पवार कोई जादू नहीं चला सकते, क्योंकि विधायक शिवसेना के, वो शरद पवार की बात क्यों मानेंगे। तो ये जो फायर फाइटिंग करनी है वो खुद उद्धव ठाकरे को करनी है। तीसरी तरफ उन्हें उस महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बचानी है जिसको लेकर उन पर सवाल उठा रहे, जिसको लेकर उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भी आज ट्वीट करके हिंदुत्व का दाखिला दिया है, आनंद दिघे का दाखिला दिया है। तो वो ये बताना चाहते कि भाई आप हिंदुत्व छोड़ चुके हो, आप अपने आइडियोलॉजी से भटक गए हो, इस पार्टी में रहना कोई हमारे लिए ठीक नहीं है। ये वही आरोप है जो लगातार पिछले 2.5 साल से भाजपा लगा रही है कि शिवसेना हिंदुत्व से दूर जा रही है, शिवसेना हिंदुत्व से दूर जा रही है। अब उस नैरेटिव को भी उन्हें काउंटर करना है। तो कई सारे फ्रंट्स पर उद्धव ठाकरे को लड़ाई लड़नी है और लड़ाई उस इंसान से है जो इन तीनों लड़ाइयों में, इससे पहले जब भी ये लड़ाई हुई तब ये संकट जब आया था, उस संकट में उद्धव ठाकरे के सामने पहाड़ बनकर जो आदमी खड़ा हुआ था उसके खिलाफ ये लड़ाई है। एकनाथ शिंदे ने हर वक्त उद्धव ठाकरे के सामने ढाल बनकर खड़े हुए, आज उसी एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे को लड़ना है। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे की आसान नहीं है। शिवसेना लगातार इस संकट से पार पाने के रास्ते तलाश रही है। आज पार्टी ने अपने 2 नेताओं रवि पाठक और मिलिंद नार्वेकर को सूरत भी भेजा। दूसरी तरफ संजय राउत प्रेस से ये कहते नजर आए कि ये संकट उतना भी बड़ा नहीं है। सुनिए। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर
अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे, अब तो अच्छा समय है। शिवसेना की एक समस्या यह भी है कि एनसीपी इस सब में अपने हाथ नहीं जलाना चाह रही। आज दोपहर में शरद पवार ने कह भी दिया कि सीएम कौन बने ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। बिल्कुल हम विजय कांग्रेस, विजय एनसीपी, विजय शिवसेना, हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इसे हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। शरद पवार ने हमेशा संयम की राजनीति की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान ने खुलकर आरोप लगाए। बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इसके लिए कुछ सबूत अभी समय पर शिवसेना भी पेश करेगी। हमारे पास भी कुछ सबूत है, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ विधायक उन्होंने पार्टी मैंडेट की मुताबिक वोटिंग नहीं की है और हमारे एक जो नंबर 1 के जो हमारे प्रत्याशी थे वो हार गए हैं और ये बहुत पार्टी के लिए गंभीर मामला है। उसकी जांच करने के लिए दिल्ली से कमलनाथ जी कल आ रहे हैं। इन सारी बातों पर भाजपा का क्या कहना है, ये भी जानिए। संजय कुटे जी, गिरीश महाजन जी, इनके सारे पक्ष में मित्र रहते हैं, तो अब इतनी बड़ी एकनाथ शिंदे जी ने बहुत धाड़स किया है ना, तो जब अपना मित्र कोई धाड़स करता है तो हम बोलते ना कि डरो मत, हम हैं आपके साथ में। तो ये एक इंडिविजुअल संजय कुटे जी हो या गिरीश महाजन जी, इनकी इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये कोई पार्टी एक्टिविटी नहीं है। आज का पूरा दिन मुंबई और दिल्ली में ताबड़तोड़ अपडेट्स का रहा। कभी खबर आती कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से इस प्रकरण पर मिल रहे हैं, तो कभी खबर आती कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया गया है। फिर मालूम चलता कि कांग्रेस ने आने वाले दिनों में होने वाली हलचल को देखते हुए कमलनाथ को कांग्रेस का ऑब्जर्वर बनाकर महाराष्ट्र भेज दिया है। रही बात शिवसेना की, तो उसने एकनाथ शिंदे को सदन में विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है और अपने पार्टी कार्यालय पर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी करवा लिया है। लेकिन इस संकट का कोई ठोस हल उसके पास है, अब तक ऐसे संकेत नहीं मिले। दूसरी तरफ भाजपा इस बार गच्चा खाने के मूड में कम दिखती है, इसलिए फूंक फूंक के कदम रख रही है, बयान भी कम आ रहे हैं। जैसा कि राजनीति में कहा जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज की रात मुंबई में लंबी होने वाली है, अब विदा का वक्त है। रात में पूरी नींद लीजिए, कल फिर मिलिए हमसे लल्लन टॉप शो में। अपना और अपनों का ख्याल भी रखिए। शुभ रात्रि।